उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज पे। दोस्तों 12 अक्टूबर को पीसीएस का एग्ज़ाम है और उसके लिए हम लोग टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं। और ये टेस्ट सीरीज़ हमने ध्येय आईएएस की हैं। जैसे कि हमने 9 नंबर कर ली है, 10 नंबर कर ली है, 11 नंबर कर लिए, 3 ये कर ली हैं, बाकी भी और भी मैंने कवर कराई हैं। तो आप लोग अगर ना देखे हो तो ज़रूर देख लो, क्योंकि ये टाइम है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्या करें, देख सकें, उनको समझ सकें। और मैं यहाँ तरीका भी बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चन डील करेंगे और उनकी व्याख्या भी साथ साथ में करता रहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। ये फुल लेंथ टेस्ट है 7 नंबर और टेस्ट नंबर ये 15 है और फुल लेंथ 7 है। ठीक है, इसमें मार्च और अप्रैल की समसामयिकी भी दी गई है। बाकी इसमें क्या है कि फुल लेंथ है, सारे सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं। शुरू करते हैं। निम्न घाटियों में कौन लद्दाख में अवस्थित नहीं है? देखना, लद्दाख में अवस्थित नहीं पूछ रहा है। तो मरका घाटी कहाँ है? लद्दाख में है। साल्ट लेक भी लद्दाख में है। लेकिन नेलांग कहाँ है? ये आपके उत्तराखंड में पड़ जाती है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। ठीक है, नेलांग घाटी। और सुरु घाटी भी कहाँ है? ये भी लद्दाख में है। तो हमारा आंसर कौन हो जाता है? नेलांग घाटी। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखना, असत्य कह रहा है। पढ़िए, उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। अच्छा हाँ ठीक है, उपराष्ट्रपति वन पूछ रहा, बिल्कुल है भाई। 1 नंबर पे राष्ट्रपति होता है वरीयता क्रम में, 2 नंबर कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज में बनाया गया है। हाँ बिल्कुल, उपराष्ट्रपति का पद जो है वो अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। अब इसका चुनाव, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव की प्रक्रिया है, ये कहाँ से ली गई है? कमेंट करिए। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। देखिए समझिए, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है, इसमें संसद के जो होते हैं वो सभी सदस्य भाग लेते हैं। साफ साफ लिख लो, सभी सदस्य। ठीक है, वो इसका मतलब क्या हो गया कि मनोनीत वाले भी भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं मनोनीत वाले, ध्यान रखना। अच्छा एक चीज़ और, लेकिन जब राष्ट्रपति जी का महाभियोग लगाया जाता है, उनको हटाया जाता है, तब जो बनता है, उनको हटाने के लिए जो वोटिंग होती है, उसमें जो है क्या है कि मनोनीत सदस्य भी भाग ले लेंगे राष्ट्रपति को हटाने के लिए, जब वोटिंग वगैरह होती है उसमें। ठीक ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो उपराष्ट्रपति में क्या होता है? केवल शब्द नहीं, क्या होता है? सभी लगवा लो यहाँ पे, क्योंकि क्या है, मनोनीत वाले भी भाग ले सकते हैं। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों की चुनाव प्रक्रिया समान? हाँ, चुनाव प्रक्रिया दोनों की समान है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान होता है। ठीक है, चुनाव आयोग उसको कराता है। ठीक, बात समझ में आ गई? पढ़ जाते हैं आगे। कथनों पर विचार करना है। देखिए, कथन पर विचार करिए। राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है। कह रहा है कि कौन से सत्य हैं? तो बिल्कुल की जाती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम जो मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, और उसमें क्या है, वो राष्ट्रीय आय की गणना करता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अभी बता दिया मैंने ऊपर। नहीं, किसके, कौन मंत्रालय का के अंतर्गत काम करता है? सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, तो 2 वाला गलत हो गया, यानी कि एक ही आंसर हमारा सही हो गया यहाँ पे। 4 नंबर पे देखते हैं क्वेश्चन। गोंडवाना क्रम की चट्टानों के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, करिए। गोंडवाना क्रम, यहाँ पे देखो कह क्या रहा है पहले, सत्य। देखिए मैं एक चीज़ बता दूँ, कुछ लोग कहते हैं कि ये पूरा एक साथ दिखाओ, ऐसे कहते हैं कि ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाते हैं। तो आप लोग जैसे फ़ोन से पढ़ते हैं ना यूट्यूब पे, तो वो पूरा क्वेश्चन क्या होता है को पढ़ने में नहीं आता है, इसलिए हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ऐसे, और उसके बाद में आपको ऑप्शन भी दिखा देते हैं नीचे। ठीक है, तो सॉरी इसके लिए। देखिए, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस से जुरासिक के मध्य हुआ है। अब इसके ये ऑप्शन कह रहा है कि कौन सा सत्य है ना? तो ये बिल्कुल सही बात है। जो गोंडवाना क्रम है, ये चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस से जुरासिक युग के मध्य में हुआ है। ठीक, देखिए 2 नंबर देखिए। इस चट्टान में, अरे सॉरी एक सेकेंड, हाँ, इस चट्टानों में जीवों के अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है, प्राप्त होते हैं, ये तो गलत हो गया। इनका विस्तार दामोदर घाटी, महानदी घाटी, राजमहल, सतपुड़ा, महादेव पहाड़ी, मध्य प्रदेश तथा कश्मीर, दार्जिलिंग, सिक्किम और असम में पाया जाता है। जी हाँ बिल्कुल, इनका विस्तार क्षेत्र ये है। तो 1 और 3 सही हो जाते हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कुछ बातें समझ लो, यहाँ पे लिखा है कि अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि जो इन घाटियों का, इस जो क्रम का, इस चट्टान का जब निर्माण शुरू हुआ तो कैसे कि घाटियों में नदियों के द्वारा जो एकत्र होने वाला पदार्थ ना, उससे शुरू हुआ माना जाता है, और इसमें जीवाश्मों की संख्या पाई जाती है अच्छी खासी। अच्छा एक चीज़ और बात है, 98% भारत का कोयला इन्हीं क्रम से आता है। अब कोयला कैसी चट्टान है भाई, इसमें तो जीवाश्म होते हैं ना, तो अगर इसमें से कोई भी इफेक्ट आपको पता है कि जैसे कि जो गोंडवाना से ही कोयला निकलता है, तो पता चल जाएगा अरे भैया अवशेष तो इसमें होते ही हैं, है ना। 98% जो कोयला है वो इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त क्या, बालू का पत्थर, चीका मिट्टी, लिग्नाइट आज सभी से मिलता है। ठीक ना, बढ़ जाते हैं आगे। विषुव वह स्थित है जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। नहीं, सूर्य की किरणें मकर रेखा पे नहीं, बिल्कुल। विषुव का मतलब सूर्य की किरणें जो विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ती हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए एक
कर्क होता है, कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति, है ना। तो आप अब यहाँ पे सीधे सीधे आंसर लिखे हैं, थोड़ा सा कमेंट करिए आप। जैसे अगर सूर्य की किरणें विषु पे लंबवत जो पड़ रही तो क्या है, जो विषु की स्थिति हो गई, बाकी में दो में क्या है स्थिति, ये आप लोग कमेंट करिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, विषु पृथ्वी की वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर क्या पड़ती हैं, लंबवत जो पड़ती हैं। अच्छा, इसका परिणाम क्या होता है कि यहाँ पे जो क्या होता है, यहाँ पूरी विषुवत रेखा पे दिन और रात लगभग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्योंकि क्या, जब लंबवत पड़ती है ना तो जो हर जगह पड़ती है तो दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बाकी बहुत सारे फैक्ट हैं यहाँ से, लेकिन अभी समय नहीं है। महाद्वीपीय संचालन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पे देखिए, ये इसके ऑप्शन है, कह रहा कौन सा सही है, ठीक ना। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की परपटी कठोर प्लेटों में विभाजित है। बिल्कुल, ऊपरी जो प्लेटें वो क्या, जो कठोर ही तो हैं, इसके नीचे थोड़ा सा जो मेंटल वो है ना, प्लूम वाला, तो यहाँ पे तैर रही हैं, ठीक है ना। ये प्लेट पृथ्वी के ऊपरी मंडल पर, देखिए वही बता दी, ऊपरी मंडल पर तैरती हैं और इस जो इनके संचलन से भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत का निर्माण होता है। बिल्कुल सही बात कही जा रही है। देखिए क्या होता है, मैं बता भी चुका हूँ, ऊपरी भाग क्या होता है, ये होता है क्रस्ट, इसके नीचे मेंटल होता है। तो मेंटल का जो ऊपरी हिस्सा है, ये वाला थोड़ा सा तरल, जो है तरल, इसी पे क्या होती है, ये क्रस्ट वाली जो परतें हैं, ठोस हैं, ये तैर रही होती हैं। ये क्या कर रही हैं, ये ऊपर इनके तैरती हुई हैं। अब देखिए, ये जब प्लेटें तैरती हैं ना, तो जैसे दो प्लेटें होती हैं ऐसे, एक ऐसे, जब ये आपस में एक दूसरे की तरफ संचलन करती हैं ना, तो एक प्लेट क्या होती है, नीचे चली जाती है, महाद्वीपीय प्लेट। क्योंकि महासागरीय जो प्लेट होती है वो क्या होती है, वो जो घनत्व में ज़्यादा होती है। तो ये जब नीचे गई ना, तो यहाँ पे फिर इसका जो मलबा होता है, ये ताप और दाब से ऊपर निकलता है। तो ऐसे क्या होता है, ज्वालामुखी बन जाती है यहाँ पे पर्वत भी बन जाते हैं, है ना। तो देखो, भूकंप यहाँ पे जब क्या होता है, कई तरह के, चलो बाद में बताएंगे कि बहुत लंबा हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ ये समझो, ये दोनों कथन सही हैं, डी वाला यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ज्वालामुखी और देश हैं असामा, सबनकाया, कोलिमा और क्राकाटाओ। अब जब ऐसे क्वेश्चन देखा करो तो बिल्कुल कंफ्यूज मत हुआ करो। अगर हमको नहीं भी पता फिर भी परेशान मत हुआ करो। ध्यान से देखो, कोई ना कोई एक दो याद आ ही जाएंगे, ना ही याद आएगा फिर भी मैं आपको तरीका भी एक बताऊंगा। देखिए, अब जो भी आपको याद आए, वैसे तो असामा कहाँ है, ये जापान में है। कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये तो सुमेलित है, ठीक है। सबनकाया कहाँ है, तो सबनकाया पेरू में है, ये भी सही है। कोलिमा कहाँ है, कोलिमा आप लोग पढ़े होंगे, ये मैक्सिको में है। और क्राकाटावा कहाँ है, क्राकाटावा इंडोनेशिया में है, ठीक ना। तो भैया दो ही तो सुमेलित निकले, ये एक और दो, यानी कि केवल दो हमारे सुमेलित हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 371 से 371 झा तक 12 राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं। देखिए, ये हमने आपको पिछले वाले टेस्ट में पूरा विस्तृत बताया था, ठीक ना, किए गए हैं। देखिए इसके नीचे ऑप्शन है, अगर कौन सा सत्य है, तो बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 71C के तहत मणिपुर राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, हाँ जी बिल्कुल किया गया है। अनुच्छेद 71H के तहत अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही बात है, मैंने उसमें बताया था। अच्छा, उस दिन मैंने एक चीज़ बताई थी कि 371E हमको मालूम नहीं है क्या है, किसी ने लेकिन कमेंट नहीं किया। अच्छा, क्यों मालूम नहीं था, क्योंकि मेरे भी मन में जो क्या दिमाग से वो खिसक गया था, क्योंकि आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की बात इसमें कही गई है, तभी मुझे ध्यान नहीं था, क्योंकि थोड़ा सा अलग है ये बात ना। इसमें क्या है कि आंध्रा में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, वो 371E में बात की गई है। जबकि आंध्रा की बात कहाँ की गई है, तो वो डी में की गई है, 371D में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के बारे में जो विशेष प्रावधान। बाकी मैंने इसको डिटेल से पिछली वाली टेस्ट सीरीज में समझाया है कि बी में कौन है, सी में कौन है, ए में कौन है, सब आपको समझा चुके हैं, ठीक है। बढ़ जाओ आगे, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, डी वाला उपयोग सभी सही होंगे। न्यायाधिकरणों के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। करते हैं, इसके ऑप्शन नीचे हैं, कह रहा है कौन सा सत्य है, ठीक है, कौन सा सत्य है। न्यायाधिकरण भारत के संविधान में के अनुच्छेद 323A और 323B के तहत स्थापित किए गए हैं, तो बिल्कुल सही बात है, स्थापित किए गए हैं। न्यायाधिकरणों के निर्णयों के खिलाफ अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। क्यों भाई, सीधे क्यों जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय, और कोई नहीं है न्यायालय क्या, है ना। तो ये वाला तो गलत हो गया। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण CAT केंद्र सरकार के कर्मचारियों से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि 1 और 3 हमारा सही हो जाता है, ठीक है। आप समझ लो थोड़ा सा इसमें, तो बाकी सब तो ठीक लिखा था, लेकिन ये जो तो क्या सर्वोच्च न्यायालय, तो ऐसा नहीं है। पहले हम कहाँ जाएंगे, उच्च न्यायालय जाएंगे। जब यहाँ से हम संतुष्ट नहीं होंगे तब हम अपील कहाँ करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय में करेंगे, ठीक ना। ऐसे ही मूल अधिकार में होता है। क्या मूल अधिकार में से देखिए क्या होता है कि डायरेक्ट हम सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं मूल अधिकार में, ऐसा होता है। लेकिन क्या होता है, उच्च न्यायालय में भी इसको हम जो इसकी सुनवाई होती है, ये ध्यान रखना। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। लंबे अंतरिक्ष यानों में अंतरिक्ष यात्रियों को निम्नलिखित में से किस एक बीमारी का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो कैसे, अस्थियाँ, उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक ना।
उनकी हड्डियाँ, इसके पीछे क्या है कि देखो लंबे अंतरिक्ष यानों में गुरुत्व जो होता है बिल्कुल कम हो जाता है, जो गुरुत्वाकर्षण होता है अपना, ये बिल्कुल कम हो जाता है। इसमें क्या होता है, अंतरिक्ष यात्रियों को पेशीय क्षय और अस्थियों में जो घनत्व होता है इसमें कमी होने लगती है। ठीक है, तो जो अस्थियों में घनत्व कम होने के कारण क्या होता है, वो कमज़ोर हो जाती हैं, ये चीज़ होती है। अच्छा देखिए आगे देखिए, बौद्ध संगीतियाँ हैं और इनके निष्पादन काम हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो याद है मुझे, मैंने कई बार 7 टेस्ट सीरीज में मैंने शायद 2 से 3 बार बताया है कि चतुर्थ में क्या हुआ था, बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। ठीक है, चतुर्थ में हीनयान और महायान, तो ये तो हमको पता है। अब देखिए इसके ऑप्शन डी का 4, चलो 3 में रखा है तो हम अपने आंसर तक नहीं पहुँच पाए, 1 से कोई बात नहीं है, बढ़ जाते हैं आगे। अब देखिए प्रथम में क्या हुआ था, तो सुत्त पिटक और विनय पिटक का पृथक पृथक संकलन हो गया था। सुत्त पिटक और विनय पिटक का पृथक पृथक क्या हो गया, संकलन प्रथम में। तो प्रथम में क्या हुआ था, सुत्त पिटक और विनय पिटक, मेरे साथ साथ में दोहराओ तो याद भी हो जाएंगे। ठीक है, 1-2, देखिए 1-2 से हमारा काम हो रहा है। तो देखिए अगर हमको डी वाला पता था और ए वाला पता है तो हमारा काम हो जाता। डी वाला देखा तो ये शुरुआत के 3 होंगे, फिर देखा ए के 2 है तो 2 में, लेकिन हमने एक पहले ये वाला कैंसिल जो कर दिया है तो ये तो कैंसिल हो गया, सिर्फ यही बचता है ना। ठीक है, तो बाकी देख लो बी का, ये जो है द्वितीय वाला, इसमें क्या हुआ था, बौद्ध संघ स्थाविर और महासंघ में विभाजित हो गया था। ठीक है, तृतीय में क्या हुआ था, अभिधम्म का संकलन हुआ था। तो सुत्त पिटक और विनय पिटक कब हुआ था, प्रथम में, और अभिधम्म का कब हुआ था, तो जो तृतीय में हुआ था। अब देखिए अभिधम्म किसने लिखा और सुत्त किसने लिखा, सुत्त पिटक लिखा है आनंद ने, चलो मैंने एक बता दिया। विनय पिटक बताओ किसने लिखा है, और अभिधम्म पिटक बताओ इसके संकलनकर्ता कौन है। ठीक है, मैं गेस बता दूं, एक के उपाल हैं और दूसरे के हैं मोगाल पुत्र तिस्य। अब बताइए कौन किसके हैं। ठीक है, हम अपने आंसर तक पहुंच गए हैं। जैव विविधता अधिनियम 2010 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पे नीचे इसके ऑप्शन हैं और कह रहा है कौन सा सत्य है। ठीक है, चलिए मैं इसके ऑप्शन दिखा ही देता हूँ, लेकिन दिखाऊंगा तो इतना ज़्यादा छोटा हो जाएगा कि समझ में नहीं आएगा, तो ऑप्शन नहीं दिखाते हैं, ऐसा ही करते हैं। देखिए, यह अधिनियम भारत में जैव विविधता के संरक्षण और इसके उपयोग से संबंधित प्रबंधन के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। इस अधिनियम के तहत बायो प्रोस्पेक्टिंग गतिविधियों के लिए एक राष्ट्रीय बायोडायवर्सिटी प्राधिकरण NBA स्थापित किया गया। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। यह अधिनियम केवल भारतीय प्रजातियों की सुरक्षा के लिए लागू है और विदेशी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित नहीं है। तो देखो कॉमन सेंस से भी आप समझ जाएंगे कि जो जैव विविधता की बात होती है वो संपूर्ण विश्व की होती है। वैसे भी पौधे में क्या आपने क्या पढ़ा है ना, तो ये केवल नहीं है लगे पे, यहाँ पे क्या भारतीय और विदेशी दोनों प्रकार की प्रजातियों पे, तो ये वाला गलत हो जाएगा और 1 और 2 सही हो जाएगा। बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखिए यहाँ पे वन प्रकार हैं और प्रदेश हैं, कहने कौन सा, अल्पाइन, पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय वन और कच्छ वनस्पति। तो देखिए जो भी आपको समझ में सबसे पहले आए वो देखते हैं। जैसे कि कच्छ वनस्पति यहाँ पे दी है, तो सबको पता है दलदली वाली क्षेत्र में होगी कच्छ, तो यहाँ पे 3 में जो दलदली कौन है, सुंदरवन है, यानी कि डी का फर्स्ट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या डी के फर्स्ट से हमारा काम हो रहा है, काम हो नहीं रहा, लेकिन काम आसान हो जाएगा क्योंकि डी में फर्स्ट तो 2 जगह है, तो 2 जगह तो हमने काट दिया। ठीक है, अब और देखते हैं अल्पाइन, पतझड़ और उष्णकटिबंधीय वन। तो अल्पाइन वन कहाँ होते हैं, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, 1-4, और पतझड़ इन दोनों में कहाँ होंगे, साइलेंट में होंगे कि राजस्थान में होंगे, तो भाई सबको पता है कि राजस्थान में शुष्क होता बड़ा होता है तो पतझड़ हो गया। अच्छा, उष्णकटिबंधीय वन कहाँ होंगे, ये साइलेंट वैली में होते हैं। ठीक ना, तो इस तरीके से हम मिला लेंगे। 1-4, देखिए 1-4 2 जगह हमको मिल रहा है, एक यहाँ पे मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, तो लेकिन ये वाला तो हम पहले ही काट चुके हैं, ये होगा नहीं, हमारा आंसर ए वाला हो जाएगा, है ना। ऐसे भी क्वेश्चन तक अपने हम पहुँच सकते हैं। पढ़िए, गिनी गुणांक के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। गिनी गुणांक केवल देश के निवासियों के बीच आय या धन के वितरण को देखता है। कथन सही पूछ रहा है, तो बिल्कुल भाई आय और धन के वितरण के बारे में गिनी गुणांक ऐसा कहा जाता है। गिनी गुणांक 0 से 1 तक होता है, जिसमें 0 पूर्ण असमानता का प्रतिनिधित्व करता है और 1 पूर्ण समानता का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे बात उल्टा कह दी गई है। देखो जो 0 होता है, 0 का मतलब क्या होता है, पूर्ण असमानता। ठीक है, तो नहीं सॉरी क्या करें, मैं भी उल्टा कर रहा हूँ, समझ में। तो 0 जो होता है, 0 गिनी गुणांक पूर्ण समानता की स्थिति दर्शाता है। 0 का मतलब क्या होता है कि कोई वो नहीं, सब क्या है, 0 है, मतलब सब क्या है, सब समान है, सब समान है। 0 1 क्या है, ये असमानता की स्थिति को दर्शाता है, इंगित करता है। ठीक है ना, तो ये तो गलत हो गया हमारा, 1 ये वाला सही हो गया। बाकी समझ लो, आय और धन के वितरण को दिखाता है गिनी गुणांक। ठीक है, कौन सी ऋतुवतीय प्रक्रिया शीतकाल में भारत के दक्षिण पूर्व भाग में वर्षा के लिए उत्तरदायी है। शीतकालीन मानसून, बिल्कुल शीतकालीन मानसून से दक्षिण पूर्व भाग में वर्षा होती है जाड़ों में।
लौटते हुए मानसून से भी दक्षिण पूर्व में वर्षा होती है। देखिए ध्यान रखना, दक्षिण ये हो गया और पूर्व कौन, ये वाला हिस्सा दक्षिण पूर्व, ठीक ना। अब देखिए क्या, पश्चिमी विक्षोभ से जाड़ों में तो वर्षा होती है, लेकिन क्या होता है, ये उत्तर पूर्व में ही क्या होता है, प्रभावी होता है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे। तो ये यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है, इसलिए हमारे आंसर में ये काउंट नहीं होगा, यानी कि 1 और 2 यही दोनों सही हो जाएंगे। मीमांसा दर्शन के अनुसार प्राणी के मोक्ष प्राप्त करने का संभावित मार्ग क्या है। देखिए भाई बताइए कैसे मोक्ष प्राप्त की जाए, सबको मोक्ष प्राप्त करनी है कि नहीं, बताइए। तो देखिए क्या होता है कि भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग। कह रहा मीमांसा दर्शन में कर्म मार्ग को बताया गया है। मीमांसा दर्शन के जो अनुसार मोक्ष या मुक्ति कर्म से ही संभव है, ठीक है। यह दर्शन निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का अच्छा सूचक है। तो आर्थिक वृद्धि का अच्छा सूचक स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद, ये क्या है, ये अच्छा सूचक है। देखिए स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद आर्थिक समृद्धि का एक अच्छा सूचक है, ठीक है। स्थिर कीमतों या किसी आधार वर्ष के आधार पर व्यक्त आय को वास्तविक आय कहा जाता है ना। स्थिर कीमतों पे वही होता है। साधन लागत पर व्यक्त वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय को सामान्यतः आर्थिक समृद्धि के माप के रूप में स्वीकार किया जाता है, ठीक ना। तो ये बी वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। देखिए 1922 में सविनय अवज्ञा जांच समिति की स्थापना की गई। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, कौन थे, हकीम अजमल खां जी थे इसके अध्यक्ष। जून 1922 में, कब, जून 1922 में कांग्रेस द्वारा अपनी भावी रणनीति हेतु सविनय अवज्ञा जांच समिति की स्थापना की। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, हकीम अजमल खां थे। अन्य जो उसके सदस्य थे वो नेहरू जी थे, ठीक ना। जो अन्य थे वो मोतीलाल नेहरू थे, और एक थे डॉक्टर अंसारी, वो थे। विठल भाई पटेल भी थे इसके सदस्य, और यही सब थे, ठीक है। बढ़ जाते हैं आगे, हमारा आंसर हो जाएगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी रचना मूलतः ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या मुंडकोपनिषद, ठीक है। तो सामवेद, ध्यान रखना सामवेद जो है ये मूलतः क्या है, ऋग्वेद पर ही आधारित है। बस कुछ थोड़ा बहुत अंतर किया गया। देखिए क्यों, सामवेद में 1875 मंत्र हैं, ठीक है, जिनमें से 99 घटा दीजिए आप, ठीक ना, यानी कि 1701 और ये 1776, मैं देख लेना मेरी, 1776 जो है ये क्या है, ये ऋग्वेद से ही ठीक लिए गए हैं। तो क्या मूलतः ये सामवेद इस पे ही आधारित है, ठीक ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ से वेदों पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अगर बताएंगे तो बहुत लंबा जाएगा वीडियो। अगर आपको नहीं बताया तो जाके तुम देख लो, पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक ना, इसलिए मैं सजेस्ट करता रहता हूँ आप लोगों को। पोटेशियम परमैंगनेट जिसका सूत्र होता है KMnO4 का प्रयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है। कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनें। कूट इसके नीचे दिए गए हैं, ये देखिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन भी दिखाते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट, देखिए इसके कूट नीचे दिए गए हैं। उद्योगों तथा प्रयोगशाला में ऑक्सीकारक के रूप में बिल्कुल किया जाता है। कुएं में पानी को कीटाणु मुक्त करने के लिए, हाँ, पोटेशियम परमैंगनेट वाली जो दवा कुएं में डाली जाती है। संक्रमण रोधी के रूप में बिल्कुल। कपड़ों को रंगहीन बनाने में, हाँ, ये भी। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 सब में ये काम करती है, ठीक ना। बढ़ जाते हैं आगे। कौन सा असत्य है, देखिए भाई यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कह रहा कौन सा असत्य है। पंडुआ की अदीना मस्जिद सिकंदर शाह ने 1368 में बनवाई थी। हाँ जी बिल्कुल बनवाई थी सिकंदर शाह ने। छोटा सोना मस्जिद 1493 से 1519 के मध्य हुसैन शाह के शासनकाल में वली मोहम्मद ने बनवाई थी। बिल्कुल, छोटा सोना मस्जिद वली मोहम्मद ने बनवाई थी, इतना तो बहुत मोस्ट याद रखना। अब देखिए बड़ा सोना मस्जिद नसरत शाह का निर्माण नसरत शाह ने कराया था। बिल्कुल, नसरत शाह ने कराया था 1526 ईस्वी में बड़ा सोना मस्जिद। कदम रसूल का निर्माण अहमद शाह ने 1530 में कराया था। तो देखिए कदम रसूल का ये हुई तो 1530 में थी, लेकिन अहमद शाह ने नहीं कराया था, इसको भी नसरत शाह ने ही कराया था, नसरत शाह ने ही कराया था, ठीक ना। तो ये वाला हमारा आंसर हो गया, बाकी सब सही हैं। आयागपट्ट से क्या तात्पर्य है। आयागपट्ट से क्या तात्पर्य है। मथुरा शैली के अंतर्गत जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ जिन पर चौकोर पत्थर की पट्टियाँ पर बनाई गई हैं उसे कहते हैं। देखिए जो आयागपट्ट है वो ये वाला सही है, ठीक। मथुरा शैली के अंतर्गत जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ जिन पर चौकोर पत्थर की पट्टियों पर बनाई गई हैं, मतलब जिन चौकोर पत्थरों पर जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ बनाई गई हैं मथुरा शैली में, उसे कहते थे आयागपट्ट, ठीक है। किस एक संवैधानिक उपबंध में संशोधन संसद के साधारण बहुमत द्वारा नहीं हो सकता है। देखिए कह रहा कि किस में, यहाँ पर 4 चीज़ें दी गई हैं। तो 5वीं अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन, हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 6ठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन हो सकता है। 7वीं अनुसूची के संबंध कोई विषय, हाँ इसमें नहीं हो सकता है, ठीक है।
इसमें भी हो सकता है। देखिए 7वीं अनुसूची संबंध किसी भी विषय में संसद के साधारण बहुमत से नहीं अब इस विशेष बहुमत की जरूरत होती है, ठीक ना। सातवीं अनुसूची संबंधित में भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान निम्न आयोग को स्थापित होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो फर्स्ट फिस्कल कमीशन 1919 में बना था, मैकडोनाल्ड कमीशन 1899 से 1900 में बना था, और फर्स्ट इंडस्ट्रियल कमीशन 1916 में बना था। तो सबसे पहले दो का आंसर ये वाला हो जाएगा 2, 3, 1, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए कौन सा इसमें असत्य है। 26 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषण के फलतः वायुमंडल का तापमान बढ़ाना। बिल्कुल ये तो होता ही रहता है ग्रीन हाउस में। 1824 में जोसेफ फोरियर, हाँ जी, ग्रीन हाउस गैस की परिकल्पना की थी, बिल्कुल सही बात है। ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान जलवाष्प करती है, हाँ ये बिल्कुल सही बात है, ध्यान रखना इसको। सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, जो SO2 है अवरक्त विकिरणों को अवशोषित नहीं कर सकता, अतः यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक ना। ये चीज़ ध्यान रखना, डी वाला इसका आंसर मिल गया। अब देखिए यहाँ पे सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड से मिलाना है। पंचेत सीरीज है, चैंपियन सीरीज है, रियातो सीरीज है, बिजवार सीरीज है। अब ये सीरीज किससे संबंधित है, ठीक है, खनन से, मतलब क्या है, ये जो धातुएं हैं इनसे संबंधित है, बहुमूल्य पत्थर, हीरा। देखिए पंचेत कहाँ है, पंचेत जो है ये कोयला संबंधित है, कोयला, यानी कि 2 नंबर पे 1 का 2 हो जाएगा। 1 का 2 अगर हमको सिर्फ पंचेत पता था तो हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि सिर्फ 1 में ही 1 का 2 है, ठीक है। देखिए जो चैंपियन सीरीज है, चैंपियन सीरीज में सोना है, चैंपियन कौन रहता है, सोना। रियातो सीरीज में क्या है, संगमरमर है, और बिजवार में है बहुमूल्य पत्थर और हीरा, ठीक है, कर लोगे। बढ़ जाते हैं आगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारत में मानसून पवनों की दिशा में बदलाव को सबसे अधिक प्रभावित करता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, वैसे तो सब प्रभावित करते हैं, लेकिन देख यहाँ पे एक शब्द दिया है सबसे अधिक, तो सबसे अधिक यहाँ पे क्या है, भूमि और जल का वितरण। सॉरी, देखिए क्या होता है, जो भूमि समुद्र की तुलना में अधिक जल्दी गर्म और ठंडी हो जाती हैं। जैसे कि एक भूमि का टुकड़ा है, एक जल का है, तो ये जो भूमि होती हैं ये समुद्र की तुलना में अधिक जल्दी गर्म, मतलब ये जल्दी गर्म हो जाएंगी, और फिर क्या होती हैं, जल्दी ठंडी भी हो जाती हैं। जबकि जल क्या होता है, देर से देखो गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो क्या होता है, इसमें विभिन्न जो मौसमों में वायु दबाव के भिन्न भिन्न क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं, और यह भारत में मानसून हवाओं को में मौसम में क्या उलटफेर जो करने का एक प्रमुख कारण बन जाता है, ठीक है। बढ़ जाते हैं आगे। एम सैंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। नीचे इसके ऑप्शन है, कह रहा कि कौन सही है। कंक्रीट में एम सैंड का उपयोग एक हरित संरचनात्मक सामग्री माना जाता है, बिल्कुल सही बात है। एम सैंड मुख्यतः सिलिकॉन ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड से बनी होती है, बिल्कुल दोनों बातें सही हैं, यानी कि ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। 29 का सी। क्वेश्चन बढ़ते हैं 30 नंबर की ओर। देखते हैं ओस के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। देखिए ओस तब बनती है जब हवा का तापमान हिमांक से नीचे चला जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, ओस तब बनती है जब ओस बिंदु हिमांक बिंदु से ऊपर होता है। हाँ अब ठीक है यह बात। देखिए क्या होता है कि जब ओस तब बनती है जब ओस का बिंदु जो होता है वो हिमांक बिंदु से क्या होता है, ऊपर होता है। ओस देखिए जब नम हवा ठंडी सतह से संपर्क में आती है ना, जब नम हवा हो थोड़ी सी और सतह के संपर्क में आए, ठीक है, जैसे ये हवा है, ये आज सतह के संपर्क में आती है और अपने ओसांग यानी कि ड्यू पॉइंट तक ठंडी हो जाती है, जिससे जलवाष्प संघनित होकर क्या होता है, पानी की छोटी बूंदों में मतलब परिवर्तित हो जाता है। यही क्या है, ओस बनने का एक ये प्रक्रिया है, ठीक। अच्छा एक चीज़ और देखो, ये जो ए वाला ऑप्शन है यहाँ पे ओस नहीं जो बनेगा, तापमान हिमांक से जब नीचे जाएगा तो सीधे क्या ठोस बर्फ बन जाएगा, और जब बर्फ बन जाता है तो इसे क्या कहते हैं, इसे पाला में बदल जाएगा। इसे कहते हैं पाला, बर्फ के कण छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में, है ना। बात समझ में आई। अच्छा जो सी वाला है, देखिए क्या है कि ओस केवल तेज हवा की गति वाले क्षेत्रों में बनती है, नहीं, अगर तेज हवाएं चलेंगी तो ओस क्या बन ही नहीं पाएगी, ये वाली क्या गलत हो जाता है। ओस का जो निर्माण तब होता है जब तापमान हिमांक बिंदु के ऊपर होता है, नहीं ये भी गलत है। तो यानी बी वाला हमारा सही हो गया, ठीक है। बढ़ जाते हैं आगे। फास्फोरस चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। फास्फोरस चक्र के संबंध में, चट्टानें फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार हैं, सही पूछ रहा है, हाँ बिल्कुल हैं भाई, प्राकृतिक भंडार हैं, ठीक है। फास्फोरस का आदान प्रदान मुख्य रूप से जीवों और पर्यावरण के बीच श्वसन के माध्यम से होता है, नहीं। तो क्या है कि श्वसन के माध्यम से ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि फास्फोरस जो होता है ये प्राकृतिक चट्टानें होती हैं इनमें, और ये फास्फेट के रूप में फास्फोरस पाया जाता है। जब चट्टानें घुलती हैं तो इनमें से कुछ फास्फेट मृदा के घोल के रूप में घुलकर पौधों की जड़ों तक, पत्तियों तक पहुंचता है, अवशोषित होते हैं, और शाकाहारी और अन्य जानवर फास्फोरस वहीं से प्राप्त करते हैं, पौधों से प्राप्त करते हैं। तो यानी बी वाला तो ये 2 वाला गलत हो गया, यानी कि एक वाला सिर्फ एक सही है। कौन सी प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए 2 जो प्रकार की ये होती हैं अभिक्रियाएं, एक ऊष्माक्षेपी, एक होती है ऊष्माशोषी। तो यहाँ पे कह रहा है
ऊष्माक्षेपी, देखिए बादलों में बर्फ़ बनना, बिल्कुल सही बात है। पानी का भाप में बदलना, ये ऊष्मा अवशोषी होता है, ऊष्मा अवशोषी, तो ये गलत हो जाएगा। लोहे में जंग जो लगना, हाँ ये भी सही है, यानी कि 1 और 3 सही है। देखिए क्या होता है कि लोहे में जंग लगना यद्यपि बहुत धीमी प्रक्रिया है, इसलिए नज़र नहीं आएगी कि ये ऊष्माक्षेपी है, लेकिन ऐसा होता है। इसमें ऊष्मा का क्या होता है, हनन, मतलब ऊष्मा का जो निकलती है इसमें से, है ना। कौन से विकिरण प्रकार विकिरण प्रदूषण के स्रोत माने जाते हैं? ब्रह्मांडीय विकिरण, पराबैंगनी विकिरण, परमाणु हथियार, रेडियोधर्मी पदार्थों का खनन। कह रहा है कि कौन से विकिरण प्रकार विकिरण प्रदूषण के स्रोत माने जाते हैं? तो पढ़िए यहाँ पे सारे, ब्रह्मांडीय विकिरण भी होता है, पराबैंगनी भी होता है, परमाणु हथियार का विकिरण होता है और रेडियोधर्मी पदार्थ का खनन में भी विकिरण होता है, यानी 1, 2, 3, 4 ये सब सही है, ठीक ना। मलेरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए विचार भाई। इसका नीचे आपने ने कहा कौन सा सही है। मलेरिया जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि क्या होता है, प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। तो पहला क्या होगा, गलत हो गया। मलेरिया संचरण का मुख्य वाहक एडीज मच्छर है, तो एडीज नहीं है जी, कौन सा है, एनाफ्लीज है। कौन सा है, एनोफ्लीज कहीं कहते हैं, एनाफ्लीज कहते हैं, एनाफ्लीज मच्छर, ना कि एडीज, यानी कि ये वाला भी गलत हो गया। टीकों के अभाव में मलेरिया का इलाज संभव नहीं है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मलेरिया को शीघ्र निदान और उपचार के द्वारा रोका और ठीक किया जा सकता है। टीके की कोई ज़रूरत पहले से टीका है या नहीं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या है, कोई नहीं सही है भाई, ठीक है, तीनों गलत मिल गए। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, यहाँ पे नीचे इसके ऑप्शन हैं। कह रहा है कि विचार करिए, ठीक है, क्या विचार करना है, आर्मेनिया है, अजरबैजान है, जॉर्जिया है, रूस है, टर्की है। तो कह रहा है कि उपरोक्त देशों में से कितने देश काकेसस पर्वत क्षेत्र में स्थित हैं? आर्मेनिया भी है, अजरबैजान भी है, जॉर्जिया भी है, रूस भी है और टर्की भी है। देखिए अगर आप लोगों को मैप तैयार नहीं है तो जाके ज़रूर मैप देखिए, और मैप में देखना क्या है, बहुत अच्छे से यूरोप को देखिए, ठीक है, भूमध्य सागर के आसपास का देखिए, और क्या करना है आपको, अफ्रीका वाला क्षेत्र बहुत अच्छे देखना है, और बाकी 4 नंबर पर देखना है आपको उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी जो अमेरिका के जो बीच में कैरिबियाई देश हैं, इनको देखना है, जरूर कंप्लीट कर लो। तो ये पाँचों मिलते हैं, यानी सभी 5। कौन से देश खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य हैं? जीसीसी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है इस बार। तो बहरीन भी है, कुवैत भी है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरब है और यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, यानी ये सब हैं, ठीक है। तो बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इराक, देखो ध्यान रखना, इराक नहीं है, यहाँ पे मिल गया, इराक गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन नहीं है, इसमें जॉर्डन मिल गया, देखिए मिस्र नहीं है, इसमें मिस्र मिल गया, देखिए, ठीक है ना। तो कौन कौन सा, देखिए जो इसमें 6 जो मध्य पूर्वी देशों को शामिल किया गया है मुख्य रूप से, और ये अंतर सरकारी राजनीतिक और आर्थिक संगठन है, अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए, मतलब अपने उसके लिए किया गया। तो बहरीन है, कुवैत है, यूएई है, कतर है, और क्या है, सऊदी अरब है और ओमान है, ये सब धनी कंट्री हैं, ठीक है, इनका एक ग्रुप है। बढ़ जाते हैं आगे। स्टॉक और प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए विचार भैया। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा सही उत्तर है, नीचे इसके कूट हैं। मुद्रा आपूर्ति एक स्टॉक है, जबकि आय एक प्रवाह है। हाँ बिल्कुल, आपूर्ति एक स्टॉक ही तो है, और जबकि आय एक प्रवाह है, बिल्कुल। सकल, ये सही है, सकल घरेलू उत्पाद एक स्टॉक से रह जी नहीं, जो है राष्ट्रीय आय, ये एक प्रवाह है, ये स्टॉक नहीं है। स्टॉक क्या हो जाता है, ये स्टॉक नहीं है क्या, ये प्रवाह है, तो ये बदलती रहती है, केवल एक यहाँ पे सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, राजस्व घाटे के संभावित परिणामों में से कौन से हैं? राजस्व घाटे के संभावित परिणाम होते हैं वो, जो इनमें से कौन कौन से हैं? देखिए अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति, बिल्कुल सही बात है। प्रतिकूल कल्याण प्रभाव, ये भी होता है। भविष्य में उच्च राजस्व घाटा, ये भी होता है, यानी कि 1, 2, 3 सही उत्तर हो जाएगा। यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष में शांति स्थापना के लिए भारत द्वारा किए गए प्रयासों को संविधान के किस अनुच्छेद के साथ जोड़ा जाता है? 21 में नहीं, 19 में नहीं, 30 में नहीं, किस में, 51 में, है ना। 36 से 51 क्या हैं आप बताइए, उसमें डीपीएसपी में है 51 नंबर में क्या कहा जाता है? ये तो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, तो ये वाला आंसर हो जाता है। अर्थशास्त्र में लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन आते हैं। अर्थव्यवस्था के भीतर आय और धन का वितरण, आय और धन के वितरण को क्या लॉरेंज वक्र दर्शाता है? देखो लॉरेंज वक्र किसी आबादी के भीतर आय या संपत्ति के वितरण को ग्राफ के रूप में दर्शाता है। यह वक्र जनसंख्या के प्रतिशत हिस्से को उन व्यक्तियों की संचयी आय या संपत्ति के प्रतिशत जो प्रदर्शित करता है, ठीक ना। तो ये होता है आय और धन का वितरण के बारे में होता है, ठीक है। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। साबुन गंदे बर्तनों से ग्रीस और तेल को किस प्रक्रिया के माध्यम से हटाता है? तो कैसे हटाता है? पायसीकरण के द्वारा, है ना, इमल्सीफायर के द्वारा ये काम करता है, सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय पहली बार 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल की एक बैठक के दौरान लिया गया था, ठीक है। इसके नीचे ऑप्शन है, तो बिल्कुल सही बात है। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार
से स्वदेशी उद्योगों का जन्म हुआ और पारंपरिक भारतीय शिल्पों का पुनरुद्धार हुआ। बिल्कुल सही बात है। यह आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित था और भारत के अन्य क्षेत्रों को प्रभावित नहीं कर सका। देखिए, यद्यपि ये विवाद हुआ था कि इसको बंगाल तक सीमित रखा जाए या बाहर भी इसके मतलब प्रचार प्रसार किया जाए, इसी पे क्या हुआ था, मनमुटाव भी हुआ था कांग्रेस में। लेकिन ये बाहर भी फैला था, ऐसा नहीं है, बंगाल से शुरू होकर ये फैला, मुंबई में, पंजाब में, दिल्ली में ये फैला था। तो यानी 3 नंबर तो गलत हो जाता है, बाकी 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक ना, ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पंचायत क्षेत्र में सभी पात्र मतदाताओं से मिलकर बनी एक ग्राम स्तरीय सभा है। देखिए, यहाँ पे छोटा सा पेंच है, पात्र लिखा हुआ है, पात्र, जबकि पात्र नहीं है। कोई भी 18 वर्ष जो वर्ष से ऊपर का वो पात्र हो गया, लेकिन जब तक वो पंजीकृत ही नहीं है तब तक वो कैसे हो पाएगा। तो यहाँ पे पात्र की जगह पे क्या पंजीकृत होता तो ज़्यादा सही होता है, ये वाला गलत हो जाता है। पात्र नहीं, पंजीकृत होगा। यह ग्राम स्तर पर उन शक्तियों का प्रयोग कर ऐसे कार्य निष्पादित कर सकती है जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए गए हैं। बिल्कुल भाई कर सकती है, यानी कि केवल 2 सही हो जाता है। कौन सा कथन 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के मुख्य उद्देश्य को सबसे अच्छे ढंग से दर्शाता है। ठीक है, पढ़ो, आप लोग पढ़े हो इसको तो आप लोग कर लोगे। क्षेत्रीय भाषाओं के प्रकाशनों को प्रोत्साहित करना, ऐसा नहीं है, मुख्य रूप से नहीं है। अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के प्रेस को समान प्रतिनिधित्व देना, प्रेस एक्ट के नहीं, मुख्य वाली बात नहीं। स्थानीय भाषा के प्रकाशनों में सरकार विरोधी भावनाओं को रोकना, हाँ ये था इसका मुख्य। ठीक ना, तो कर लोगे। कब आया था? 1878, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। अब कमेंट करिए जरा, कौन थे इसमें वायसराय? किस अनुसूची के तहत खनन के लिए आदिवासी भूमि को निजी पार्टियों को हस्तांतरित करना शून्य और अमान्य घोषित किया जा सकता है? ठीक है, तो ऐसा कैसे 5वीं अनुसूची में कहा गया है। संविधान की 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अलावा किसी भी राज्य में रहने वाले अनुसूचित क्षेत्रों में, जो इनके अलावा बात कर रहा हूँ भाग 5 में, बाकी 6 में ना जो इनकी चर्चा की गई है, तो इनके अलावा किसी भी अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण के साथ साथ अनुसूचित जातियों से संबंधित है। ठीक ना, तो इस अनुसूची में प्रावधान है कि आदिवासी भूमि को गैर आदिवासी को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। ठीक, तो आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। राज्य के अधीन कोई लाभ का पद धारण करने वाला व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई उपहार या भुगतान किसकी सहमति से स्वीकार कर सकता है? तो ऐसा सब कुछ राष्ट्रपति की सहमति से ही हो सकता है। ठीक ना, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। कौन सा अनुच्छेद राज्य को बीमारी और विकलांगता के मामले में शिक्षा के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने का निर्देश देता है? 38 है, 41 है, 45 है, 46 है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा आर्टिकल 41।